अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और आज का शो जब मैं देख रही थी, मेरी टीम ने जो कंटेंट हम शेयर कर रहे थे और फ़ोन पे भी कनेक्टेड थे और मैं अभी भी कुछ चीज़ें देख रही थी, गो थ्रू कर रही थी, मुझे लगा कि ये सारी जो मसाइल हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मेरे से शायद आज रिलेटेड है। लेकिन फिर हमारे जो गेस्ट हैं, जिनसे मैं भी आपका तारुफ करवाऊंगी थोड़ी देर के बाद, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये कॉमन है, ये हम सब इसके साथ साथ सेम है। लेकिन हमें लग रहा होता है कि अगर थकावट का शिकार है तो शायद बस सारी थकावट हमें ही है। अभी चूंकि मौसम भी तब्दील होता, जब भी तब्दील होता है तो वो अपने साथ कुछ चेंजेस लेके आता है हमारी बॉडी पे, हमारे दिमाग पे, हमारे मिजाज पे। जो मौसम है वो बहुत ही असरअंदाज होता है। तो हमारे यहाँ पड़ती है जनाब इस खत्ते में शदीद गर्मी, और शदीद गर्मी एक तो है और उसके साथ साथ है बैड लाइफस्टाइल, यानी कि बुरा तर्ज़े ज़िंदगी जो हमने अपनाया हुआ है, जिसमें हम बैड फूड ले रहे हैं, स्लीप टाइम हमारा अच्छा नहीं है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, और फिर रूटीन सबसे जो बड़ी बात है। अब मेरे ख्याल से इस पे बहुत बात होना शुरू हो चुकी है। जो रूटीन साइकिल एक चेंज हो चुका है, वो हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे कितना असरअंदाज होता है और उससे कितनी डिजीजेस पैदा हो सकती हैं, इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। अच्छा, हमेशा डॉक्टर्स या हर्बलिस्ट या हमारी अम्मियाँ बात ये करती हैं कि भाई मैदे को जो है ना वो बड़ा पैम्पर करके रखना है, अपने पेट की कोई बीमारी जो है ना वो नहीं होने देनी। अगर आपका मैदा ठीक है तो बस आप फिर समझे कि आपकी बॉडी के जो बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो भी अच्छे से फंक्शन करेंगे। लेकिन अगर आपका मैदा डिस्टर्ब हो गया, यानी कि अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब हो गया, तो बस फिर समझें कि बाकी बीमारियां भी ना कूद कूद कर आएंगी। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां, जैसे मैदे की तेजाबियत का हो जाना, डिहाइड्रेशन का हो जाना, बहुत ज़्यादा थकावट का महसूस होना, जिस्म में पैरों में दर्द महसूस होना, आंखों की पिलाहट, और फिर अभी मैं कल ही महसूस कर रही थी कि वर्कलोड ज़्यादा था, मेरी रूटीन बड़ी डिस्टर्ब थी, तो आंखों से ऐसे लग रहा था जैसे हीट जनरेट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम समटाइम इन पर काम नहीं कर रहे होते, इनको सीरियस नहीं ले रहे होते, टॉलरेट कर रहे होते हैं, जो इवेंचुअली हमारी तबीयत, हमारे मिजाज जो है ना बिगड़ जाते हैं। तो जनाब आज सारी इन मसाइल का जो बड़ा आसान तरीन घरेलू हल है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवाते चलूँ। हमारे आज के पहले गेस्ट, पहली मेहमान डॉक्टर आयशा नासिर, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी कि आज हम बैड लाइफस्टाइल पर भी बात करेंगे, खाने में जो गलतियां हम लोग कर रहे होते हैं हम उस पर बात करेंगे, और जो खुद से भी टोटके कर रहे होते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो टोटका आप ज़रूर करें, लेकिन किसी से पूछकर, किसी से जानकर, अपनी हेल्थ कंडीशंस को समझने के बाद आप करें। हमारे जनाब जो अगले मेहमान हैं हकीम अहमद सलीमी साहब, हर्बलिस्ट, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला आज की ट्रांसमिशन में। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे अगले मेहमान हकीम अमजद वहीद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सलीमी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि मैंने इस बात पर इतना फोकस सुना है कि भाई मैदे को तंग नहीं करना, मैदे को परेशान नहीं करना, क्योंकि अगर मैदे को आपने परेशान किया ना तो फिर ही आपको परेशान कर देगा। जी हाँ, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ये टची एक टॉपिक है और हर बंदा हाजमे के मसाइल से दो चार है। और मैं देख रहा था अबू अली सीना बहुत बड़े साइंसदान हैं, जो तिब्बी साइंसदान फ़िलासफ़र है, उनका एक कॉल देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैदे की खराबी उम्मुल अमराज है। मैदे की खराबी, मैदे की खराबी, अच्छा। यानी कि अगर मैदा खराब हो गया तो आप बहुत सारी बीमारियों को दावत दे रहे हैं। और फिर साथ ही वो लिखते हैं कि मैदा इतना मजबूत उज़्व है कि ये आसानी से खराब नहीं होता। इसको खराब करने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, वो मेहनत क्या है? बेसिकली वो मेहनत है वक्त बे वक्त खाना, और तवाज़न ना रखना खाने पीने में, या बिल्कुल भी ना खाना, बिल्कुल ना खाना। ये दोनों यानी कि हम मुख्तलिफ इंतहाओं को छू, यानी कि कोई भी एक्सट्रीम जो है ना, वो बेसिकली तो ये एक इशू है इसका। फिर जैसे जैसे हमारी शहरी ज़िंदगी, जो अर्बन लाइफस्टाइल बढ़ता चला गया, हम जंक फूड की तरफ आ गए, जो नेचुरल फूड्स को छोड़कर जंक फूड और ये कोला मशरूबात और ये पिज़्ज़ाज, बर्गर और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खानी शुरू कर दी। गोया कि हमने जो फाइबर्स था, जो वो सलीमी साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे बताइएगा जब आप स्कूल जाते थे तो तब आपका जंक फूड क्या होता था, या स्कूल के बाहर क्या जंक फूड ऐसा मिलता था, या घर में चीट डे क्या ऐसा होता था? देखिए
मेरा चूंकि ज़ाती ताल्लुक तो एक देहात से है और मैं उस हमारे तो देहात में तो सुबह पराठा, मक्खन, दही, लस्सी इस तरह के नाश्ते होते थे। बहुत छूट हो गया तो गोला बर्फ स्कूल के बाहर खा लिया। हाँ, वो डेफिनेटली ये तो मामलात हैं और वो वालिदैन भी हिदायत करते थे कि बचना है ऐसी चीज़ों से। मगर ये कोई मीठी आइसक्रीम्स और कोई बड़े बड़े केक्स, कपकेक्स जो अभी हमारे बच्चों को दस्तयाब हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और उसमें ये है कि अच्छा, अगर डॉक्टर आयशा बैठी हुई हैं, अगर अच्छा नाश्ता सुबह देते हैं ना, और ये आज की भी जरूरत है। बुकरात ने कहा था कि अगर आपने बुढ़ापे को रोकना है तो उसमें से 4 चीजों में से एक उसने कहा कि अच्छा नाश्ता करना बड़ा जरूरी है। नाश्ता करना बहुत जरूरी है। और हम सारी लड़कियां मेरे ख्याल से दुबला होने के लिए या स्मार्ट दिखने के लिए अगर जो सबसे पहले कोई चीज़ करती हैं, आयशा एग्री करेंगी और मैं इनसे इनकी हिस्ट्री भी पूछूंगी, बल्कि स्टूडेंट्स कह रही हूँ पेशेंट्स की, कि आई एम श्योर कि जो ख़वातीन हैं वो सबसे पहले दुबला होने के लिए या वेट लॉस की तरफ जब वो जाना चाहती हैं तो वो अपना ब्रेकफास्ट कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, यानी कि अपना वो नाश्ता छोड़ देती हैं। ये आयशा बिल्कुल इसकी तस्दीक करेंगी कि ये इतना इंतहाई अनहेल्दी एटीट्यूड है कि ये आप अपनी सेहत को तबाह कर रहे होते हैं। अब सिर्फ वजन कम करने के चक्कर में आप अपनी जो न्यूट्रिशन है, जो आप न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आप बॉडी से जो है ना कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। यहाँ पे हम एक लिंक देते हैं हमारी ऑडियंस को कि आप कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करते साथ जो भी आपका सवाल होगा वो सवाल तो मैं जानूंगी, आपसे पूछूंगी, लेकिन उसके साथ साथ मुझे आपने ये भी बताना है फोन करके कि आपके बचपन का जंक फूड क्या था। आप बचपन में चीट डे, क्योंकि हमारे बचपन में मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो आयशा बहुत लिमिटेड चीज़ें होती थी, बहुत कम चीज़ें होती थी। ऐसा नहीं है कि जगह जगह बहुत बड़ी बड़ी फैंसी बेकरीज खुली हुई हैं या रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा आना जाना या होटलिंग बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं था। तो मैं अपना भी चीट डे बताऊंगी, अपना चीट मील बताऊंगी, आयशा से भी पूछूंगी और आप लोगों से भी जानूंगी कि आपका चीट मील क्या था बचपन में। और साथ साथ कोई सवाल, कोई मसला अगर आपको है, आपकी हेल्थ से मुतालिक है, तो वो जनाब हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। तो कॉल आप कर सकते हैं, नंबर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहा है। आयशा, अच्छा सबसे पहले तो मुझे वही वाला सवाल मुझे जानना है कि बचपन में आप क्या, मतलब कि सबसे गंदी ग़िज़ा क्या होती थी, सबसे बुरा हम क्या मैक्सिमम खाते थे? समोसा। मुझे याद है बचपन में हर फ्राइडे को 10 रुपए मिला करते होते थे, हर फ्राइडे को, और उसमें एक तो बोतल होती थी और 3 रुपए का समोसा होता था। तो और वो हफ्ते में एक दफा नसीब होता था। और उसके बाद ये नहीं कि फैमिली आउटिंग भी वैसे होती थी जैसे आजकल के दौर में। अब तो मस्त है ना, हर संडे, सैटरडे, वीकेंड पे आपने आउटिंग करनी है। आइसक्रीम वगैरह ये महीने में एक दफा भी आ जाते थे तो गनीमत हुआ करती थी, शायद 6 महीने में एक दफा। वही एक पॉकेट मनी होती थी 10 रुपए, जिसमें आपने जो खरीदना है खरीद लो। और मैक्सिमम जो सबसे गंदी चीज होती है वो मैं जो खरीदती थी वो बोतल और समोसा होता था। बाकी वो गंदी वाली पेस्ट्री, शायद नबीहा आपको याद हो, जो वो इंतहाई अनहेल्दी चिपकी हुई उस पे क्रीम, मुझे याद है कश्ती वाली भी एक होती थी। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी मशहूर वही वाली। सो वो वाली भी होती थी, बट उनकी तरफ मेरा इतना रुझान नहीं था। बट वो मिला करती थी। एक और चीज मरुंडा बहुत ज्यादा मिला करता होता था। आई डोंट नो किसी को याद है कि नहीं याद? बिल्कुल। सो वो मरुंडा भी हमारे बचपन में स्कूल के बाहर से अक्सर मिलता था। और एक इतना बड़ा पापड़ होता था जो 2-3 रुपए का मिला करता। अच्छा, तो मैं अगर अब कंपेयर करूं तो हमारे बचपन में ज्यादा कम खराब चीजें मुयस्सर थी या थी, क्योंकि पॉकेट मनी भी बड़ी लिमिटेड होती थी। तो आजकल के बच्चों के पास एक तो पॉकेट मनी भी बहुत ज्यादा, अच्छा बात करना जरूरी है इसके ऊपर भी कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि हम लोग, आपके जो एडल्ट्स भी हैं या जो बच्चे भी हैं, वो कितना कुछ बाहर का जंक फूड ले रहे हैं, लेट नाइट कौन सी मील्स ले रहे हैं। और चूंकि बहुत अर्ली सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, इसलिए बहुत अर्ली डिजीजेस हमें हिट कर लेती हैं। हम पूछते हैं ना कि क्या वजह है कि भी एज कम हो रही है, उम्रें कम हो रही हैं, बीमारियां बढ़ रहे हैं, लोग जल्दी मरें, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें जो लेट अडॉप्ट करनी थी वो हमने बहुत पहले उनको गले से लगा लिया। आयशा ऐसे ही है? देखिए, उसमें नबीहा सबसे बड़ा फैक्टर माँ की तरफ से आता है। वजह क्या है, अब कल मैं अपनी दोस्त के घर गई हुई थी, वो अपने बच्चों से चुप के बोतल पी रही थी। बच्चे ने देख लिया, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। माँ ने उसको चुप कराने के लिए उसको आधा ग्लास बोतल का पिला दिया। अब स्टार्ट कहाँ से हुआ? माँ से हुआ। माँ बच्चों के सामने खाती है, वहीं से बच्चे सीखते हैं और छोटे होते हैं। मतलब मैं 2 साल से छोटे बच्चे को मैं सोच भी नहीं सकती आप बोतल पिलाओ, लेकिन उन्होंने बोतल भी पिला दी। और वहां से आगे अगर हम चलते हैं,
माँ सुबह उठ नहीं सकती, माँ लंच प्रिपेयर नहीं कर सकती, तो बच्चों को पैसे दे दिए जाते हैं। हम लोग इंतहाई आराम तो सबसे पहले तो ये भी एक मैसेज चला गया, आयशा ने बड़ा प्यारा मैसेज दे दिया है कि आप खुद सबसे पहले अपनी आदत ठीक करें ताकि अगली जनरेशन को हम इससे बचा सके। असद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम असद, क्या हाल है? वाल है। वालेकुम सलाम। हेलो। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? जी असद, क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा सवाल ये भी, मुझे तजादियत हो जाती है। क्या सवाल है आपका, जरा दोबारा बताइएगा, क्या पूछना चाह रहे हैं आप अगर प्रोग्राम देख रहे हैं? मेरा सवाल ये भी, अक्सर मुझे तजादियत हो जाती, पेट फूल जाता है। अच्छा। और दूसरा ये सवाल है भी, मेरा मीठी चीजों को बहुत दिल करता है, भी मैं मीठा। असद कसम से मीठी चीजों का हमारा भी बहुत दिल करता है। अच्छा, पेट में आपकी तेजाबियत हो जाती है, कुछ पूछना चाहेंगे? ऐसा क्या खराब खाते हैं? वैसे आप खुद जज करते होंगे, ऐसा आपको क्या लगता है कि आप क्या गलती करते हैं अपने खाने पीने में कि तेजाबियत हो जाती है? मैं कभी कभी ना वो लेमन यूज करता हूँ वार्म वाटर में। अच्छा। कम होता है। लेमन क्यों लेते हैं आप? थोड़ा सा मैंने कहा वो स्लिम होने के लिए। कितना वजन है आपका असद? मेरा 69। 69 है। हाइट कितनी है आपकी? 5'7". आवाज बढ़ा दीजिएगा थोड़ी सी और हमें बताइएगा कि शुरू से स्टमक का आपको मसला है, पहले से प्रॉब्लम है या अभी रिसेंट टाइम में हुई है ये प्रॉब्लम? फिर जब आप जानते नहीं, पहले का स्टमक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिसेंटली हुई है। हाँ जी, चलें ठीक है जी, हम सलीमी साहब से जो है पूछते हैं, आप प्रोग्राम देखते रहिएगा। ये बहुत कॉमन मसला है, हाइपर एसिडिटी, तेजाबियत की ज़्यादती। अब हर दूसरे तीसरे फर्द को ये मामला हो रहा है। और फिर ये जिस तरह आयशा भी कह रही थी कि मोटापा कम करने के चक्करों में सुनी सुनाई टोटके शुरू कर देते हैं। हमारी जो तिब है ना, जिसे हम तिब यूनानी या तिब इस्लामी कहते हैं, ये मिजाज पे बड़ा फोकस करती है। अच्छा। मैं लेमन का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर हर एक के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। और उसकी तशखीस करेगा मुआलिज कि इसको लेमन देना है, इसको ग्रीन टी देनी है, इसको दारचीनी का पानी देना है, इसको सौंफ खिलाना है। ये मुख्तलिफ चीज़ें क्यों हैं? नॉलेज भी तो फिर आसपास सही मिलना चाहिए ना, मतलब मिल जाते हैं ना। अहमद सलीमी है ना, अहमद सलीमी से आप करें कांटेक्ट जी। अच्छा। तो इसमें इनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि एक तो चूंकि ये वजन कम कर रहे हैं तो इनका जो इशू है। तो सलीमी साहब, बाकी भी जो लोग हैं जो असद की तरह का मिजाज रखते हैं या जिनको लेमन, क्या मतलब क्या मिजाज की तब्दीली, बॉडी का मिजाज कैसे? वो ऑलरेडी 4 किस्म के टेम्परामेंट होते हैं, जिसमें हम अगर सफरा गर्म मिजाज कहते हैं इसको, एक खून होता है वो भी गर्म मिजाज का वकार होता है, और एक बलगमी मिजाज होता है, सर्द होता है, ठीक है, और एक सुदावी मिजाज होता है। इस पर जरा जाके अब ब्रेक के बाद जरा डिटेल में बात करेंगे कि हम खुद भी क्या इसकी तशखीस कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि सलीमी साहब अपना जो नॉलेज है वो बताएं, ताकि घर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो हमें कॉल नहीं कर सकते और जो सलीमी साहब तक नहीं पहुंच सकते, जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में मौजूद हैं, ताकि वो जान सकें कि उनको कौन सी चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है। ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे हमारे मेहमानों से, जो आम डिजीज़ अभी फैल रही हैं गर्मी के भी होते हुए, मौसम की तब्दीली की वजह से, उन पर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आयशा, मैदे की जो गर्मी बढ़ने में कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए, जो मैदे की गर्मी को बढ़ा देती हैं? देखिए, कुछ होती हैं एंडोथर्मिक, कुछ होती हैं एक्सोथर्मिक। कुछ चीज़ें ठंडा गर्म मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब डाइजेस्ट होती हैं बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि अजवाइन हो गई या जितने हमारे मसाला जात हो गए, अजवाइन इन पर्टिकुलर। लेकिन ये जो बीज हो गए, जैसे अलसी के बीज हो गए, अजवाइन हो गई, ये चीज़ें जब डाइजेस्ट होती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जब डाइजेस्ट होती हैं बहुत ज़्यादा ठंडक, वो हीट एब्जॉर्ब कर देती है, जैसे तुखमलंगा हो गया हमारे पास। अब खाएं सब कुछ, लेकिन मॉडरेशन के साथ खाएं। अजवाइन के इस्तेमाल से मैं मना नहीं कर रही, मैं अलसी के बीज के इस्तेमाल से मना नहीं कर रही, लेकिन मॉडरेशन इज़ द की। हम कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे, मेरे पास क्लाइंट्स आके कहते हैं हम अलसी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तो गर्म होती है। हम अजवाइन मर्द हजरात इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तो गर्म होती है। ज़ीरा इस्तेमाल नहीं करना, ये तो गर्म होता है। हालांकि सब कुछ ठीक है, आपको तरीका और क्वांटिटी इस्तेमाल की पता होनी चाहिए। अब ज़ीरा अगर आप पूरे दिन में एक चाय के चम्मच से ज़्यादा लेंगे, वो आपको साइड इफेक्ट्स देगा, क्योंकि वो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएगा बॉडी के अंदर।
अजवाइन भी अगर आप एक चुटकी से ज्यादा लेते हैं वो हर एक को सूट नहीं कर सकते। ठीक है, कॉल आप कर सकते हैं जनाब, कोई भी मसला, मौसम की तब्दीली या आपकी वैसे आपको सेहत के हवाले से अगर महसूस हो रहा है तो आप प्रोग्राम में कॉल करके पूछ सकते हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। अभी हमारे साथ देखते हैं जी कॉल पे कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, अशफाक साहब ने कॉल की है। टीवी कम कर दीजिएगा वरना कॉल ड्रॉप हो जाएगी और पूछेगा क्या आप पूछना चाहते हैं। कॉल ड्रॉप होगी, अगर आप कॉल करें तो टीवी की आवाज़ कम रखें वरना आपका सवाल हम नहीं जान पाएंगे। हकीम अमजद साहब, मैदे की बात हो रही है और कौन सी ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो मैदे को ठंडा रखती हैं और पेट की तेज़ाबियत से भी हमें महफूज रखती हैं? ये अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैदे की जो गर्मी है ना, ये तो बज़ात खुद एक ज़रूरत है। मैदे का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई साइड पर होना चाहिए, तभी जाके हमारी जो ग़िज़ा हम लेते हैं या खाते हैं वो हज़म हो पाएगी। अगर इसको हम बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं या हमें मालूमात नहीं है तो ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो हमारा हज़म ख़राब होगा, जिससे फिर तेज़ाबियत भी होगी, तबखीर मैदा भी होगा और भी मसाइल पैदा होंगे। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, मिसाल के तौर पर पुदीना है हमारे पास, तो पुदीने की अगर हम चटनी इस्तेमाल करते हैं तो ये बढ़ी हुई तेज़ाबियत को और इसकी गर्मी को मैनेज करता है, कम करता है। इसके साथ जैसे जितनी भी हमारी सब्जियां हैं, जैसे टिंडा है, कद्दू है या साबुत मूंगी है, इस तरह की ग़िज़ाओं का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो मैदे में ज़्यादा गर्मी नहीं पैदा होगी, जिसको हम आम तौर पर गर्मी के लफ्ज़ से याद करते हैं। ये बेसिकली बड़ी हुई उसकी तेज़ाबियत है। ठीक, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें सादा ग़िज़ाएं, सलाद, पानी और इस तरह की चीज़ें। ठीक है जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अशफाक ने दोबारा कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, इशफाक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी अशफाक साहब पूछेगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे तकरीबन कोई 10-15 साल से मैदे का इशू है और जो है ना मेरा जो मिजाज है वो गर्म और खुश्क मिजाज है। ठीक है, तो मुझे में जो है ना हल्की हल्की एक तो दर्द महसूस होती रहती है। उसके अलावा जो है ना अगर मैं कोई मतलब जो है ना ज्यादा खा लूं तो फिर मुझे मैदे में ज्यादा मसला बनता है। उसके अलावा जो है ना मेरी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है मैदे की वजह से। सही। और जो है ना मतलब मैं पूरी तौर पर मतलब सेहत मतलब मेरी जो है ना वो काफी डिस्टर्ब है। बाकी मैं ठीक है फिटनेस, लेकिन सिर्फ मैदे में जो है ना मुझे हर टाइम जो है ना एक हिचकिचाहट सी और परेशानी सी लगी रहती है, दबाव हर टाइम जो है ना रहता है मुझे। सलीम साहब कुछ पूछना है आपने? बस ठीक है जी। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो है ना मुझे कोई ऐसा बताएं कि जो मैं जिस पे अमल करके अपने मैदे को मजबूत और ताकतवर बना सकूँ, ताकि मेरी ये जो प्रॉब्लम है। आप प्रोग्राम देखते रहिए, अभी हम बात करते हैं। जी सलीम साहब, दो चीजें, एक तो असद ने भी सवाल किया था, वो इससे मुतल्लिक़ ही सवाल था, मैं उनको भी रिप्लाई करना चाहूँगा। ये इशफाक साहब और असद दोनों ना छिलका इसबगोल का इस्तेमाल किया करें। छिलका इसबगोल जो है ना वो इसबगोल की भूसी या इसबगोल हस्क जिसे कहते हैं, ये बेहतरीन है, एंटासिड भी है और जो मोटापा कम करने वाले लोग हैं उनको भी फ़ायदेमंद है। मगर जिस तरह हम तीनों का इत्तेफाक इस बात पर है कि कोई भी चीज़ बिला वजह रेगुलर इस्तेमाल ना करते रहा करें। कब तक करनी चाहिए, तकरीबन कब तक करें? हमारे हिसाब से 15 दिन करके 5-7 दिन का गैप देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और छिलका इसबगोल भी डोज, मगर इसकी डोज बड़ी अहमियत है। अगर ये जिस तरह हमारे पास दोनों कॉलर्स मुझे लग रहा था कि ये नौजवान लोग हैं या बड़ी उम्र के लोग हैं, 2 चम्मच 1 गिलास पानी में घोल कर, ये वैसे ना खाएं। और साथ लोग पूछते हैं कि जी हम खा के पानी पी लें, बेस्ट तरीका ये कि पानी में घोल कर लें। ठीक, गर्म पानी में, ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में, ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, दूसरी जो इशफाक साहब का मसला है, इनका डाइजेशन का मसला भी है, तेजाबियत भी है, तो एक रेसिपी मैं आपकी इजाजत से देना चाहता हूं, और ये किचन रेसिपी है। सौंफ और धनिया, खुश्क धनिया, खुश्क आंवला और इलायची, 4 चीजें हैं। चारों हमारे किचन, सिर्फ आंवला शायद लेना पड़े, और चारों चीजें बराबर वजन लेकर, सब्ज इलायची, सौंफ, आंवला और खुश्क धनिया बराबर वजन लेकर पाउडर करके रख लें, और ये खाने से पहले 1 छोटी चम्मच पानी से ले लिया करें 1 घंटा पहले। हर खाने से पहले 2 टाइम, सुबह शाम, अगर ज्यादा हो तो 3 टाइम भी ले सकते हैं। और 15 दिन के लिए इस्तेमाल 10-15 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इनका ये मसला ठीक हो जाएगा।
ठीक है डॉक्टर आयशा, हम हमेशा सुनते हैं कि जो दही है और जो दूध है वो भी मैदे की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और बदकिस्मती से हम यही दो चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, और दही तो मैदे को ठंडा भी गालिबन रखता है। बिल्कुल। अब जो दही है वो प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। हमारी गट में दो तरह का बैक्टीरिया, एक हेल्दी बैक्टीरिया, एक अनहेल्दी बैक्टीरिया। कभी कभी हम कोई दवाई ऐसी ले लेते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स, वो हमारी गट का सारा हेल्दी बैक्टीरिया ख़त्म कर देती है। अब होगा कि आपकी गट हेल्थ सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, आपको तेज़ाबियत शुरू हो जाएगी, मैदे में गैस का मसला शुरू हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। कई पेशेंट्स आके कहते हैं हमने तो जब से आंख खोली है कॉन्स्टिपेशन का मसला ही चल रहा है, कभी भी हमें याद नहीं है हमारा कॉन्स्टिपेशन का मसला रिजॉल्व हुआ हो, या कभी भी याद नहीं है कि ये जो जलन है ये कभी ठीक हुई हो। प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है दही, प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू करें। दूसरा अच्छा सोर्स आता है कांजी का रस। बहरहाल दही की हम बात कर रहे हैं, दही उठते साथ ही नहीं ले लेना, क्योंकि हमारी गट के अंदर जो एसिड है वो दही के अंदर जो बैक्टीरिया उसको ख़त्म कर देगा। इसको एज अ स्नैक इस्तेमाल करें नाश्ते दोपहर के खाने के दरमियान में, ये आपकी गट हेल्थ को बहुत अच्छा कर देगा। दूध उतना अच्छा नहीं है हमारे मैदे के लिए जितना अच्छा दही है, दही ज़्यादा अच्छा। अगर मुझसे कोई पूछता है ना हम दूध इस्तेमाल करें या तो मैं दही, तो मैं हमेशा कहती हूँ आप दही इस्तेमाल करें, इसमें प्रोबायोटिक्स भी आ जाते हैं। इसमें ना इसमें पहले भी डॉक्टर साहब ने बात की थी। असल में हमारे पंजाबी में एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, किसी को माँ बादी किसी को नरोए। ये एक आम इस्तिलाह के तौर पर, यानी कि एक चीज़ एक फ़र्द के लिए बहुत अच्छी है तो उसी वक्त वो दूसरे फ़र्द के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक, यही दूध की बात है, यही दही की बात है। आपने एक सवाल किया था वो मिजाज और मामलात का ना, आप ये नोट कीजिएगा, जिसका कलर बहुत सफ़ेद है और फ्लफी सा है, ठीक है, फ्लफी उनका बॉडी है, नरम नरम बहुत वाइट है, वो अगर दही और ठंडी चीज़ें यूज़ करेंगे उनको रेशा रहेगा और उनको जोड़ों में दर्द रहेगा। ये हमारी तिब की फ़िलासफ़ी है। अगरचे मेडिकल और हमारी में यही थोड़ा सा इख्तलाफ चल रहा है, वो कहते हैं गर्म सर्द कुछ नहीं है, बस वो अजवैन और जो ज़ीरा वो थोड़ा सा मामला है। आगे जाके हम दोनों मान जाते हैं, ये भी मान जाते हैं, हम भी मान जाते हैं कि साइंटिफिकली आगे जाके ये गर्मी और खुश्की पैदा करता है। ठीक है, तो एक तो ये है कि ये सब के लिए एक जैसी बात नहीं हो सकती। एक वो लोग हैं, यानी कि जो साइंस है वो ठंडा गर्म तासीर को नहीं मानती, लेकिन तिब मानती है, साइंस भी मानती है, साइंस भी मानती है। आपको साइंस ने माना है इस बात को, सिर्फ अल्फाज का वो कैलोरीज की बात करते हैं, हाई कैलोरीज, लो कैलोरीज। हम कहते हैं जी बहुत ज्यादा जो ना गर्मी जिस बॉडी के अंदर गर्मी पैदा करना, ये सारी हमने खाने की पीने की बातें हमने की जो हमारे स्टमक को अपसेट कर रही है, लेकिन इसमें हमने एक पॉइंट ये मिस कर दिया कि हमारा जो पैटर्न है सोने का, जागने का, क्या वो भी हमारे स्टमक को अपसेट करेगा। ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे और साथ ही सवाल का जवाब भी लेंगे। फलों पर भी खासकर मैं चाहूंगी कि हम बात करें। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपकी लाइव कॉल शामिल करने का भी सिलसिला जारी है। कोई मसला अगर आपके साथ पेश आया है तो आप कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से आप राय ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिगर की गर्मी की क्या अलामात हो सकती है? पहले हमने मैदे की गर्मी और तेज़ाबियत की बात की, तो अब हम बात करेंगे जिगर की गर्मी और या उसकी अलामात की। देखिए, सबसे पहली जो जिगर की ख़राबी की या किसी किस्म के उसके मसले की अलामत आती है ना, वो आती है कि आपको कांस्टेंट एक हल्की सी पेन रहने लग जाती है पेट के अंदर। मतलब आपको ये नहीं कि वो बियर नहीं हो रही होती, वो बर्दाश्त नहीं हो रही होती, एक हल्की सी पेन आपको पता चल रहा होता है कुछ है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि वो काबिल बर्दाश्त होती है। सबसे पहला ये आता है। फिर थोड़ी सी स्वेलिंग, आपने देखा होगा पॉट शेप बॉडी होती है कुछ लोगों की, बाकायदा पेट के ऊपर मटका सा बना हुआ होता है, यूं पेट बाहर निकला हुआ होता है, इसे कहते हैं जिगर पे स्वेलिंग हो जाना। फैटी लिवर की या जिगर के किसी भी, और ये मर्द ख़वातीन दोनों में बराबर, मतलब दोनों का यही सिम्टम होता है कि एक पॉट सा बन जाता है। इसको हम कंफ्यूज कर सकते हैं बियर बेली के साथ, तो देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। तो बहरहाल ये शो करता है कि मैदे पे किसी किस्म की कोई स्वेलिंग हुई हुई है जो कि जिगर की वही जिगर पे कोई स्वेलिंग हुई है जो कि जिगर की किसी ना किसी बीमारी को इंडिकेट करता है। एक्सेसिव स्वेटिंग होना, जरूरत से ज़्यादा पसीना आना, रंग का पीला हो जाना, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाना और हर वक्त थकावट रहना। ठीक है, ये अलामात हैं कि आपके जिगर में किसी किस्म का कोई मसला चल रहा है। अब अलामात का जिक्र किया, वजूहात का भी जिक्र करेंगे, लेकिन परवेज ने कॉल की है तो उनकी भी बात शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम परवेज, क्या पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे?
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम परवेज़, आप सुन पा रहे हैं? कॉल हमारी जी गालिबन ड्रॉप हो चुकी है। टीवी की आवाज़ कम करें जब भी आप कॉल करें, वरना कॉल नहीं मिल पाएगी। अच्छा जी, वजूहात क्या है इसमें अब हो सकती है? सबसे पहले तो हमारा जो इंतहाई अनहेल्दी लाइफस्टाइल है वो सबसे बड़ी वजह बनती है। जब दिल कर रहा है, जो दिल कर रहा है हम खा रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा फैट फूड का इस्तेमाल जो है वो हम कर रहे होते हैं। जितना बाहर का खाना है वो सबसे पहले आपके जिगर को डिस्टर्ब करता है। देखिए, कोई भी अगर आप गलत चीज़ खाते हैं उसने अल्टीमेटली आपके लिवर का क्या काम है कि उसने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते रहना है। अब आप जितने टॉक्सिन्स देते जाएंगे उस पर काम उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उस पर उतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। हम लोगों में चलते फिरते शवारमा खाने का ट्रेंड, 30 रुपए का बर्गर, पिछले दिनों में एक सोशल मीडिया पे ड्रिंक के बगैर तो खाना हजम भी नहीं हो बिल्कुल पाता ऐसे ही, और वो सारा कुछ आपका लिवर और किडनी जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है हमारा उस चक्कर के अंदर अंदर। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनका भी जिगर जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। हेपेटाइटिस सी और बी अगर डायग्नोज नहीं हुआ, नबीहा, एक मुझे बड़ा एतराज है इस अवाम पे कि हम लोग 2000 का खाना खा लेंगे, हम लोग पर हेड लेकिन टेस्ट नहीं कराएंगे। मुझे हर 6 मंथ के बाद आपको अपने सारे टेस्ट रिपीट करने चाहिए आपके लिए, वरना कोई ना कोई बीमारी जो है वो अंदर ही अंदर चल रही होती है, आपको पता भी नहीं चलता उसका, और वही जिगर को फिर खराब। ठीक है जी, एक कॉलर है, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सुहेल ने हमें कॉल किया कराची से, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम जी सुहेल। तो मेरी बात मसला कराची में मतलब ये है कि जलन बेतहाशा रहती है मुझे 6-7 मेरे हर्निया के ऑपरेशन हो चुके हैं एज पर डॉक्टर। तो वो ये कहते हैं कि अब मस्जिद इसका ऑपरेशन नामुमकिन है। दूसरी बात ये कि कुछ भी खाता हूँ तो वो हजम नहीं होता और ऐसा लगता है जैसे ऊपर ही ऊपर है और वापस आ जाएगा, और थोड़ी देर में मतलब ऐसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा डकारें होती हैं और जो है गले में जो है वो एक तेजाबियत सी रहती है। और डॉक्टर ने खुद ने कहा था कि मैंने आपके जो आखिरी दफ़ा जो ऑपरेशन हुआ है तो वो मैंने आपकी जो आंतें हैं वो ऊपर लगा दी हैं, जस्ट अबव, जस्ट बिलो द हार्ट। तो वो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इसके आगे। ठीक है, खाना हजम नहीं उम्र होता? कितनी है आपकी? खाना मतलब बिल्कुल हजम नहीं था। 1-1.5 रोटी खाने के बाद मेरा पेट एकदम भर जाता है और डकाने शुरू हो जाती हैं, और मुझे कॉन्स्टिपेशन की भी अच्छी खासी शिकायत है। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? आई एम 60+। और मूवमेंट है, चलते फिरते हैं? हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, वॉक है, डेली वॉक करते हैं? जी थोड़ी बहुत हो जाती है, रोजाना तकरीबन आधा घंटा पौन घंटा वॉक हो जाती है। ठीक है, लाइन पे ही रहिएगा सलीम साहब। डायबिटीज या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं, मुझे अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं है अदर देन दिस। ओके, ठीक है। ये भी वही तेजाबियत का मामला है इनका, और अब ये चूंकि डेवलप हो चुका हुआ है तो इनको हमने जो एक पहले चीज़ बताई थी वही जो अगर उस वक्त नहीं देख रहे थे मैं तो रिपीट कर देता हूँ। वो एक जो रेसिपी दी थी, सौंफ, आंवला, धनिया और इलायची। ठीक है, सौंफ, सूखा धनिया, इलायची और आंवला, खुश्क आंवला, ये चारों चीज़ें बराबर पाउडर करके रख लें, और ये खाने से पहले दिन में दोनों दफ़ा 1-1 चम्मच पानी से ले लिया करें। और सौंफ का इस्तेमाल ये ऑन एंड ऑफ, एक होती है उकूज़ा मिस्री, अगर साफ सौंफ करके हल्के से वो तवे पे बिरियां करके ब्राउन करके रख लें, उसमें कूज़ा मिस्री बारीक बारीक मिक्स करके रख लें, जब मौका मिले थोड़ा सा खा लिया करें। सही। वो इनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। और इनकी कब्ज़ के लिए ये रोज़ाना दूध में 1 चम्मच बादाम रोगन मिलाकर लें, उससे इनकी कॉन्स्टिपेशन में फ़र्क पड़ेगा। अभी हमारे साथ कॉलर एक और मौजूद है, हमें किसने कॉल की? शहबाज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शहबाज। वालेकुम सलाम जी शहबाज, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना ये चाहता हूँ कि मैंने मेडिसिन जरूरत से ज्यादा खा ली डॉक्टर के कहने पर, लेकिन मुझे मसला कोई ना था। लेकिन बाद में मुझे एक बाबे ने कहा कि आपको तीर घर से डाले हुए हैं, लेकिन मेरे पेट में आग बलती है और कब्ज रहती है, और इसके अलावा मुझे नींद नहीं सी आती, और आस्ता आस्ता मुझे नींद भी आने लगी, लेकिन गैस रहती है। गैस का मसले की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ गैस। जी सलीमी साहब, कुछ पूछना है आपने? इनकी उम्र वगैरह उम्र बताइएगा अपनी। 46। ठीक है जी, आप प्रोग्राम देखिएगा, आपको अभी इसका जवाब देते हैं। पेट में जलन की, मैदे में तेजाबी है, जलन के मसाइल वो कह रहे हैं। इनका जो ज़्यादा मसला है ना वो खाने पीने की तरतीब का है कि ये खाना चबा करके खाएं और भूख रख के खाएं, और उसमें सबसे बड़ी एहतियात ये है कि जो मतलब तबखीर पैदा होती है, ये जिसको हम
मैदे में तेजाबियत बनना और तबखीर बनना, उसमें जो सबसे बड़ी वजह है कि खाना खाते हैं उसके बाद हम 1-2 गिलास पानी पीते हैं, वो नहीं पीना चाहिए। हाँ, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है जो हमारे यहाँ की अक्सर हम जाती करते हैं है। जी, हमारी तसल्ली नहीं होती। तो वो तसल्ली के लिए हम पानी पीते हैं, जिससे हमारा जो हजम है वो बुरी तरह मुतासर होता है। तो एक तो इनको ये एहतियात करनी चाहिए कि खाना खाने के बाद फौरन पानी ना पिए, बल्कि किसी तरह का भी कोई भी लिक्विड ना लें, और 1-2 घंटा जब गुजर जाए तो फिर जितना जी अच्छा, अक्सर लोगों की मैंने बड़ी देखी, ख़वातीन में ये बड़ी कॉमन आदत मैंने देखी है, सुबह सबसे पहले उठ के जो चाय या कॉफ़ी, चाय पी जाती है ज़्यादा, हमारे यहाँ कॉफ़ी नहीं, इतने इंग्लिश नहीं है, हम चाय पी जाती है, चाय पसंद की जाती है, जिसे बेड कॉफ़ी अंग्रेज़ कहते हैं पता नहीं, और हमारे यहाँ बेड टी कहते हैं, और सुबह उसके बगैर हम कुछ नहीं कर रहे होते। तो डॉक्टर आयशा, एक तो जो हमारे कॉलर थे शहबाज, उनके जो पेट में वो कह रहे हैं कि जलन या लगता है आग लग जाती है, एक तो ये बताएगा कि कहाँ पे गलती कर रहे हैं, किस तरह के खानों का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल तो वैसे भी नहीं। अच्छा, ये सारी बातें वो है जो हम सबको पता होती है, बिल्कुल ऐसे ही है, हम सबको पता होती है, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं कर पा रहे होते। खाने के बाद पानी भी पीना है, सुबह सवेरे उठते सबसे पहले हमने चाय या कॉफ़ी भी पीनी है, और बाकी भी हम गलतियां कर रहे होते हैं। एक और कॉलर है, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम शहबाज का और मंसूर जो हमारे साथ मौजूद है उनको इकट्ठा आंसर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मंसूर ने कॉल किए जनाब यूएई से, क्या हाल अहवाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो कैसे हैं? ठीक ठाक है? हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप प्रोग्राम देख रहे हैं? हाँ, मैं इधर बैठा था, प्रोग्राम आपका देख रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। शुक्रिया। और कुछ पूछेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? 2 चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ। ये इंजीर जो होता है ना, इंजीर, एक शाद जो होता है, इसमें शुगर होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। और दूसरा, ये मैदे के लिए कौन सा लगे जो तेजाबियत से बचना चाहिए, ये ड्राई फ्रूट सही है या सही नहीं है, इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दीजिए। ओके मंसूर, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। सलीमी साहब जरा क्विकली जवाब दीजिएगा, ब्रेक पे जाना है। मंसूर साहब ने ना अंजीर के बारे में पूछा है, और दोनों तरह के इसमें अंजीर में ग्लूकोज कंटेंट होता है, मगर इसके बारे में माहिरीन ये कहते हैं कि डायबिटिक के पेशेंट 1-2 अंजीर डेली ले सकते हैं, उनमें कोई हर्ज नहीं। शहद का भी पूछा उन्होंने, और जी शहद का भी साथ पूछा। शहद डायबिटीज के पेशेंट ना इस्तेमाल करें। अच्छा, ठीक है, उसमें अगेन एक डिबेट है, मगर टेक्निकली शहद डायबिटिक पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ब्रेक पे जा रहे हैं जी, हेडलाइन ब्रेक है गालिबन हमारे पास, हेडलाइन ब्रेक है, तो उसके बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी। बहुत सारी और दीगर बीमारियां हमारी बॉडी से रिलेटेड, उन पर भी बात करेंगे हेडलाइन ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।